हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसके बाद मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक डिस्कस करेंगे। मैं नोट्स से आपको पढ़ाऊंगी, इन नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। तो देखिए, जो सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि आप अपने यूनिवर्स में देखते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में देखते हैं कि सोलर सिस्टम में जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट, हर प्लैनेट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। या फिर अगर हम जनरली बात करें कि किसी भी कर्व रो, किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वहाँ पे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट, या अगर हम सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की बात करते हैं कि सन के चारों तरफ जो एक स्पेसिफिक अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो वहाँ एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वहाँ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पे रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तब जाके एक जो ऑब्जेक्ट है वो आसानी से रिवॉल्व कर पाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब कि जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, जिसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वो फोर्स होता है, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है तो वहाँ पे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, की उसका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F=mv² डिवाइडेड बाय r। m वहाँ पे बॉडी का मास होता है, v उसकी वेलोसिटी होती है, और r होता है जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस। तो यहाँ फोर्स का जो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू v² डिवाइडेड बाय r, mv²/r, ठीक है। v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, r रेडियस है, f सेंट्रीपिटल फोर्स है, Fc से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब आगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर पे पढ़ते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो ग्रेविटेशन होता है पूरे यूनिवर्स में, हर ऑब्जेक्ट जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उनका आपस में। अगर उनके मासेस को कंसीडर किया जाए, मतलब कि मासेस के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसका हम ग्रेविटेशन नाम दिया गया। ये न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो एक पेड़ से एप्पल गिरा, तो उसने सोचा कि ये जो एप्पल है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, वो नीचे की तरफ ही क्यों फॉल हुआ। तो वहाँ से उसको थोड़ा सा, मतलब उसको ये हुआ कि भी वो थोड़ा इसके बारे में पता करे। तो उन्होंने इस चीज़ की वजह से उन्होंने ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के बारे में पता किया। तो उन्होंने क्या बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा फोर्स होता है, इट इज़ अ फोर्स विच कोजेज द ऑब्जेक्ट टू बी अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ईच अदर बिकॉज दे हैव मासेस। कि जिन ऑब्जेक्ट्स का मास होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स का मास होता है, ठीक है, अगर उनके मासेस को कंसीडर किया जाए तो उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये पूरा क्या होता है, ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने एक लॉ बनाया फॉर द, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला कि पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट, हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और यही ग्रेविटेशन भी होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर दिस, इसका एक्सप्रेशन है, देखिए इसके एक्सप्रेशन में क्या है, इसके एक्सप्रेशन में है कि लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए हैव मास कैपिटल M एंड ऑब्जेक्ट बी हैज़ मास स्मॉल m, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज स्मॉल d।
नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस दैट इज स्मॉल m इंटू कैपिटल M एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट यानी डी स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से क्या होगा, तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा कैपिटल M इंटू में स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसे हम कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं। इसका नाम है ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बराबर है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो G की यूनिट है कैपिटल G जिसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला जाता है, जो न्यूटन ने हमें बताया था, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, आप यहाँ देखते होंगे कि जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, देखो नोटबुक पे आपको सब नोट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इसी वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है। अर्थ पे जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है। अगर यहाँ ग्रेविटी नहीं होगा, ग्रेविटी मतलब कि जो अर्थ है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखी हुई, ये ग्रेविटी है। ग्रेविटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, कि अर्थ ने हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके सरफेस के पास या सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक ग्रेविटेशन पुल लगा के रखा हुआ है ताकि हम सब टिके रहे अर्थ के ऊपर। ये अर्थ की ग्रेविटी है, तो इसी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर यहाँ ग्रेविटी ना हो तो ये आपको इंक जो है ये भी उड़ जाएगी पेज से, ये आपको नज़र भी नहीं आएगी। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मतलब कि जो इस लॉ से हमें किस किस तरह के फिनोमिनास को के बारे में पता लगा, इस लॉ ने किस किस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। नंबर 1, द फोर्स डैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो अभी बताया कि इसने उस फोर्स के बारे में बताया, उस फोर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जिस फोर्स से अर्थ ने हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। मून का अर्थ के चारों तरफ मोशन, जो अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसके मोशन के बारे में वहाँ हमें पता है कि वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही है कि हर प्लैनेट्स के बीच में या प्लैनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। नेक्स्ट, जो टाइड्स का जो ये समुद्र की जो लहरें ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं, मून की, ये मून और सन की वजह से होता है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन जो थी वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, उससे ही एक्सप्लेन थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल क्या होता है? अर्थ पे अगर हम बात करते हैं तो अर्थ ने हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन पुल लगा रखा है। यानी अगर आप किस अर्थ के ऊपर हैं, ठीक है, अर्थ में हैं, जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं सभी, तो यहाँ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपने हाथ से छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसी टाइम वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फॉल होता है, मतलब फॉल होता है टुवार्ड्स द अर्थ, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक क्या लगाती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल होता है फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। इस दौरान जब किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है उस टाइम उस ऑब्जेक्ट का वेट बिल्कुल जीरो होता है, वो वेटलेस होता है उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि जब फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट का, तो जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो किसी हाइट से अर्थ की तरफ फॉल हो रहा होता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाने की वजह से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ वहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन आती है। ठीक है, तो वो जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन होती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो वेलोसिटी का चेंज है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो जो एक्सेलरेशन होगी उसका नाम रखा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको स्मॉल g से डिनोट किया गया है। इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं स्मॉल g के लिए, वो क्या है देखिए। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये पता लगा था F=m में उसने फॉर्मूला बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने, उन्होंने हमें बताया था कि हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी, जो ये एक्सेलरेशन है ये स्मॉल g के इक्वल होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी बताया है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हुआ, तो यहाँ पे a की जगह यहाँ पर g पुट कीजिए तो f की वैल्यू क्या होगी, m इंटू जी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यह भी किया था थोड़ी देर पहले। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, यहाँ हम अर्थ की बात करें क्योंकि ग्रेविटी की बात करेंगे तो अर्थ का मास यहाँ कैपिटल M है, स्मॉल m किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि अर्थ पे है
और अर्थ से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल होंगे। तो एम जी किसके इक्वल होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हुआ, स्मॉल जी की वैल्यू आई कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ ये हमारा रिलेशन आया बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यानी अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन पूरा करके दिखाना है। पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर उसका एक्सप्रेशन करके बताना है। नाउ अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो नियर और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, मतलब जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है या सरफेस ऑफ अर्थ के थोड़ा सा पास है, मतलब उससे बाहर थोड़ा सा पास है, तो वो डी कैपिटल आर के बराबर होगा। कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो स्मॉल डी की जगह इस एक्सप्रेशन में हम कैपिटल आर पुट करेंगे, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। ये तीनों कॉन्स्टेंट है, तो जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो चेंज होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो फुली स्फेयर शेप की नहीं होती है, वो थोड़ी इलिप्टिकल शेप की है, ओवल शेप की है। तो वहाँ पर क्या होता है, पोल और इक्वेटर होता है, तो वहाँ पे रेडियस अलग अलग हो जाने की वजह से वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो फैक्टर अफेक्टिंग है वैल्यू ऑफ जी के, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।